हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का VMJNB क्लासेस में। तो आज फिर से आपके लिए हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गए हैं। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको वोकैब वाला पार्ट भी कराया था और अनुच्छेद कराए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे विलोम शब्द। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी कुछ विलोम शब्द कराए हैं, तो अभी आपकी एक दो वीडियो हो सकता है विलोम शब्द के और रह सकती हैं। क्योंकि क्या है ना, आपके एग्जाम में विलोम शब्द है, पर्यायवाची है और समानार्थी शब्द हैं, ये वोकैब के पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहने वाली है। तो इसीलिए एक पार्ट और लेके आए हम लोग विलोम शब्द का, और हो सकता है आने वाले समय में आपको एक पार्ट और देखने को मिलेगा विलोम शब्द का। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द, कुछ नए विलोम शब्द जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला विलोम शब्द आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा, पढ़ लो उसे क्या लिखा है। सबसे पहला विलोम शब्द है गुरु। अब गुरु का मतलब समझ गए ना सब बच्चे, क्या होता है गुरु का मतलब होता है। तो गुरु का मतलब क्या होता है बच्चों? गुरु का मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपकी क्या हूँ, गुरु हूँ या टीचर हूँ, या आपके जो सर पढ़ाते हैं आपको मैथ वाले सर, वो क्या है, आपके गुरु हैं। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए अपने हिसाब से कमेंट करके। तो इसका जो अपोजिट होगा वो बच्चों होगा शिष्य। अब शिष्य कौन है? शिष्य कौन है? शिष्य आप लोग हो जो कि पढ़ रहे हो, और जो पढ़ा रहा है, जो आपको समझाता है, जो ज्ञान देता है आपको, वो कौन है? वो आपके गुरु हैं, ठीक है ना। और जो पढ़ रहा है, जो ज्ञान को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो वो कौन है? शिष्य है। और गुरु का एक और मीनिंग होता है बड़ा। देखो आपने कोई ऐसा तो देखा नहीं होगा कि आपका कोई टीचर आप ही की एज का हो, या मतलब ऐसा होता है आपसे ज्यादा जानने वाला होता है, मतलब क्या होता है आपसे थोड़ा बड़ा ही होता है। तो क्या हो जाएगा, गुरु का एक मतलब होता है बड़ा। तो इसका एक और अर्थ बन जाता है लघु। अगर आपके पेपर में आ जाए कि गुरु का विलोम शब्द बताइए और शिष्य ना दिया हो लेकिन लघु दिया हो ऑप्शन में, तो आप बच्चों क्या लगा कर आएंगे? लघु। अन्य ऑप्शन को आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। या शिष्य की जगह पर अगर चेला भी दे देना तब भी लगा आना। लेकिन अगर ये दोनों ही ना दिए हो और ये दे दिया हो, तो आप क्या लगा के आएंगे? गुरु का अपोजिट लघु, मतलब जिसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा होना। सही है ना। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो आपकी स्क्रीन पे आने वाला होगा, पढ़ लो उसे क्या लिखा है उसमें। नेक्स्ट वर्ड आ गया ना, क्या लिखा है नेक्स्ट वर्ड में बच्चों? नेक्स्ट वर्ड है गुड़। अब गुड़, अब इसे वो वाला गुड़ मत समझ लेना जो खाते हो वो गुड़ नहीं है ये, वो तो मीठा होता है। तो गुड़ का मतलब होता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आप बहुत अच्छी कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, मान लो आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, तो आपके अंदर किस चीज़ का गुण है? क्रिकेट खेलने का गुण है। आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, तो आपकी राइटिंग एक वो क्या है, एक गुण है। आप सच बोलते हो हमेशा, तो ये भी क्या है, आपका एक गुण है, मतलब आपकी एक अच्छाई है, ठीक है। तो गुण का मतलब को क्या होता है? आपकी एक ऐसी चीज या एक ऐसी अच्छाई जो आप बहुत अच्छे से करते हो और लगातार कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है दोष। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुड। वो गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा? दोष, सॉरी। तो दोष का क्या मीनिंग हो जाएगा? जब गुड का मतलब है हमारी कोई अच्छाई या हम कोई ऐसी अच्छी चीज जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गुड का मतलब होता है बच्चों अच्छाई। अब दोष का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर एक ऐसा बुरा गुण भी बोल सकते हैं उसे, एक ऐसी बुरी चीज जो हमारी आदत में हो या हम वो काम करते हो। जैसे कुछ लोगों के अंदर आदत क्या होती है? चोरी करना, या किसी को बिना बात के मार कुटाई कर देना। तो ये क्या होते हैं? उनके अंदर कुछ दोष होते हैं या कुछ अवगुण होते हैं। तो ये दोष या अवगुण का मतलब होता है बुरे गुण या कुछ कम गुण जिसमें कमी यहाँ हो, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्ड है इनके क्या है? गुण के अपोजिट वर्ड है। मतलब जहाँ गुण शब्द दिया होगा तो उसके अपोजिट में या तो दोष आएगा या अवगुण आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों वर्ड्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों हमारा? देखो स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है गृहस्थ।
अब गृहस्थ का मतलब क्या होता है? आपने अभी आप देखो थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे 4 आश्रम होते हैं, उनमें से एक आश्रम होता है गृहस्थ। वो तो चलो बाद की बात है, मैं आपको समझा देती हूँ गृहस्थ का मतलब होता क्या है। अब गृहस्थ का मतलब होता है जैसे आप अपने परिवार में देखते हो आपके घर में कौन है, मम्मी पापा है, दादा दादी है, या किसी घर में क्या होंगे, चाचा चाची भी होंगे, भैया भाभी भी होंगे। तो वो क्या है, ये एक गृहस्थ जीवन है, मतलब जिसका एक भरा पूरा परिवार है, जिसके पास मम्मी पापा भी है, जिसके घर में क्या है, दादा दादी भी है। तो ये सब क्या है, एक भरा पूरा परिवार है। या आप अपने पापा को ही ले लीजिए, उनके घर में उनके बच्चे भी हैं, उनके मम्मी पापा भी हैं, उनके छोटे भाई बहन भी हैं, तो उनके पास एक भरा पूरा परिवार है। तो वो क्या है, वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन। मतलब घर, जिनके पास अपना घर है, जिनके पास अपने लोग हैं, परिवार है, तो वो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब गृहस्थ का अपोजिट क्या होना चाहिए? तो अब गृहस्थ का अपोजिट तो वही होगा ना जिसके पास घर हो, ना जिसका परिवार हो, ना जिसके भाई बहन हो, या अगर हो भी तो उन्हें क्या कर रखा हो, उन्हें छोड़ रखा हो, उन्हें उनसे कोई मतलब या कोई रिश्ता ना रखा हो। तो गृहस्थ का अपोजिट होता है बच्चों सन्यास। सन्यास या ब्रह्मचर्य। अब सन्यास आपने सुना होगा, सन्यासी जो बाबा लोग होते हैं ना, आपने देखा है क्या उनका कोई परिवार होता है? वो क्या करते हैं, दूसरों के घरों में जाकर और जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं वो, ठीक है। तो सन्यासी लोग कहीं बैठकर तपस्या करते हैं, उनका ना कोई अपना घर होता है, ना ही उनके घर में बच्चे होते हैं, ना उनके माँ बाप होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उन सबको छोड़ देते हैं, मतलब उन सबके साथ नहीं रहते। तो ऐसे लोग होते हैं सन्यासी। तो ऐसे लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं वो होता है सन्यास। तो गृहस्थ वाला तो समझ गए ना, जिसका भरा पूरा परिवार हो वो कैसे हो गए, गृहस्थ में आ गए। और जिनके पास ये सब कुछ ना हो वो कैसे हो गए, सन्यास में आ गए। या ब्रह्मचर्य, जिनने शादी ही ना की हो, जिन्होंने अपना परिवार ही नहीं बनाया हो, तो वो क्या है, वो ब्रह्मचर्य सन्यास की अवस्था में आते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये वाला वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ कहीं भी आपको गृहस्थ मिले तो आप सन्यास या ब्रह्मचर्य में से एक ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है ना? अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो क्या लिखा है उसमें। नेक्स्ट वर्ड आपको बच्चों घटना। अब घटने का क्या मतलब होता है, ये तो पता ही होगा सबको। घटने का मतलब होता है किसी का कम हो जाना। जैसे मान लो आपने एक पूरा ब्रेड का पैकेट लिया, वो कैसी थी, पहले बहुत भरी हुई थी, अब उसमें से एक एक करके सबने खा ली, तो वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। या आपने एक पेंसिल से एक लाइन अपने पेज पर खींची इस तरह से, और उसको क्या कर दिया, इस तरह से यू मिटा दी। बोले अरे मुझे इतनी बड़ी चाहिए नहीं थी, मैंने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया। मतलब पहले इसको क्या करा, पहले इसको पूरा खींचा, फिर इसमें से कम कर दी। मतलब घटने का अर्थ होता है कम होना, घटा दिया। सही है ना? अब घटने का अपोजिट क्या हो जाएगा, बढ़ना। ये तो पता ही होगा सब बच्चों को। अब मान लो सर ने कहा अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने, लाइन क्यों छोटी कर दी, तो अब क्या करोगे, इसको बढ़ा दोगे। तो ये क्या हो गया, बढ़ना हो गया। जैसे आप लोग होते हैं ना, आप लोग के पहला साइज क्या होता है, छोटे से होते हैं बिल्कुल, फिर क्या होगे, फिर मम्मी पापा के कान तक आओगे, फिर उनके बराबर हो जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे, घटते थोड़ी ना हो भाई। तो ये हो गया आपकी बढ़ना, मतलब लंबाई में वृद्धि होना या विकास होना। तो घटने का मतलब क्या हो जाएगा, कम होना, और उसका अपोजिट बढ़ना। सही है ना? या अधिक होना, मतलब किसी चीज में अधिक कर देना, बढ़ा देना। अधिक करना एक मीनिंग होता है उसका। नेक्स्ट वर्ड आ गया होगा स्क्रीन पर, पढ़ लो जरा, घात। देखो घात तो दो तरह की होती है। एक आप जो पढ़ते हो मैथ में होती है घात, मतलब जैसे सर आपको पढ़ाते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली घातें नहीं है। ठीक है। इन घातों से हमारा हिंदी में अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ घात का मतलब है चोट देना, किसी को चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाना। ठीक है। अब अगर किसी ने घात कर दिया, आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो थोड़ी ना शांत बैठेगा, वो भी आपको एक और चोट पहुंचाएगा। तो जो सामने वाला आपको चोट पहुंचाएगा आपके मारने पर, वो क्या होगा, वो प्रतिघात होगा। अब वो क्या हो जाएगा, इसका
अपोजिट हो जाएगा, मतलब बदले की चोट पहुंचाना। उसने क्या करा, बदला ले लिया, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ये एक ही अपोजिट होता है, या तो प्रतिघात का मतलब होता है गुस्से में आके आपको, आपने भी तो गुस्से में ही किसी को मारा होगा, फिर उसने क्या कर दिया, आपको भी गुस्से में उसने 2-3 और लगा दिए, तो ये क्या हो गया, घात का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रतिघात। नेक्स्ट वर्ड देखो, आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो क्या लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों चंचल। आप चंचल का मतलब समझो पहले क्या होता है। चंचल का मतलब होता है चलना, चलने फिरने वाला, या बहुत थोड़ा तेज होना। जैसे कुछ छोटे बच्चे देखे होंगे आपने 2-3 साल के लगभग, वो क्या करते हैं, वो कभी एक जगह पे बैठते ही नहीं है। अगर वो घुटने के बल भी चलना सीख जाए तो क्या करते हैं, आप उन्हें एक जगह पे छोड़ोगे और फिर क्या 2-3 कदम और अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे और आपका सामान उलट पुलट कर देंगे। ठीक है, अब भाई एक बच्चा ऐसा होता है कि उसे अगर बैठा दिए तो ये बच्चे की बहुत छोटी पोजीशन की, वो क्या होगा, उसको लेटा दिए बेड पे तो क्या होगा, वो लेटा ही रहेगा, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, वो हाथ पैर तो चलाएगा लेकिन वो क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। चंचल का मतलब होता है चलते रहना या थोड़ा चलायमान होना। ठीक है, थोड़ा चालाक होना, मतलब थोड़ी उसके अंदर एनर्जी होना, तो चंचल का मतलब होता है ये। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्थिर। अब स्थिर का मतलब वही हो गया जहां आपने एक चीज को छोड़ा और वो वहीं पर रखी रहे हमेशा, वो उसमें कोई भी गति ना हो, तो वो रुकी हुई ही कहलाएगी। मान लो एक घड़ी है जिसमें सेल डाल दिए तो वो क्या है, चलती रहेगी, वो क्या है, इसी चलायमान है या चंचल है। और अगर क्या हुआ, उसमें अगर सेल हटा दिए तो क्या होगी, वो रुक जाएगी, यानी कि स्थिर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग। चंचल का अपोजिट क्या हो जाता है, स्थिर। नेक्स्ट वर्ड देखो, स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ लो क्या लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों चेतना। अब चेतना का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो चेतना का मतलब समझ लो। चेतना का मतलब होता है जागा हुआ रहना, मतलब किसी के अंदर काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा। ऐसा नहीं सो रहे हो और मम्मी ने कहा जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो क्या हो गया, वो उसमें मन नहीं है, कोई रुचि नहीं है। ठीक है, चेतना का मतलब होता है कोई भी काम पूरे मन से करना या पूरी इच्छा से करना। ठीक है, तो ये होता है चेतना का मतलब। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा मूर्छा। एक अपोजिट होता है, वो एक अर्थ होता है जागना। चेतना का मतलब होता है जगे रहना, हमेशा बिल्कुल अपने माइंड को सेट करके रखना। हाँ बताओ क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, बताओ। और एक होता है बैठे हुए हैं आराम से, मतलब सो नहीं रहे हैं लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि बैठे हुए हो आराम से और किसी ने कह दिया अरे जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो मन में कुछ है ही नहीं करने का, कि करना ही नहीं है, कोई काम के लिए मत कहो अभी। और एक आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, आप कहते हो वहाँ बताओ मम्मी क्या करना है, तो ये आपकी चेतना कहलाती है। ठीक है, और चेतना का अपोजिट क्या हो जाता है, मूर्छा। मतलब बैठे तो हो लेकिन लग नहीं रहे हो, क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो ये हो गया आपका मूर्छा, मतलब बेहोश हो। होश में तो हो लेकिन तब भी होश में नहीं हो, तो ये आपका, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझ लो नेक्स्ट वर्ड से पहले, आपकी जो डेली क्लासेस हैं वो 7 PM पर लग रही हैं, लाइव क्लासेस। ठीक है, सर आपको पढ़ा रहे हैं और मेरी भी क्लास आपको 7 PM पे मिल जाती होगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं या जो भी आपके साथ वाले बच्चे हैं उन सभी को बता दो कि भाई 7 बजे से तुम्हारी क्लास लगती है। तो क्या होता है 6 बजे, तो देखो 6 बजे एक क्लास आ रही है, वो आपकी अशोका बैच नया लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च तो काफ़ी टाइम हो गया है, जिसका नाम अशोका बैच है, वो लॉन्च किया गया है, उसकी क्लास 6 बजे लगती है लाइव। ठीक है, उसमें अभी आपकी लैंग्वेज वाला पोर्शन नहीं हुआ है। और अशोका बैच जो है वो मात्र 1200 रुपये में आपको मिल रहा है। उसमें आपको क्या होगा, प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, और उसमें कुछ चुनिंदा वर्ड्स होंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ आपको 100 वर्ड्स पढ़ा दिए, अब कहोगे मैम 100 वर्ड्स कैसे याद होंगे, या कर भी लोगे मार तोड़ के, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कतें रहेंगी तुम्हारे साथ। अब वहाँ क्या करूँगी मैं आपको 100 नहीं 50 वर्ड दूंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब छटा हुआ, मतलब आपको कम से कम मेहनत करना है वहाँ जाके, यहाँ मेहनत करना है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा करना है। तो आपको अगर ये सारी सुविधाएं चाहिए तो आपको अशोका बैच को
ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। वहाँ आपको आपके टेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे ऐसे कि हर एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट चलते रहेंगे। यहाँ क्या होता है कि भाई टेस्ट भी हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे एक तरह से आपको प्रॉपर वे मिलेगा। तो जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, और डिटेल्स चाहिए तो सर को कॉल कर सकते हो आप, नंबर दिया हुआ है, इस वाले नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज भी कर सकते हो जिनको बैच मतलब लेना है। और आपकी वैसे तो क्लास चली रही है, ठीक है ना। तो आप जो बच्चे नहीं कर सकते वो हमारे यूट्यूब पे ही डटे रहें, उनका भी सिलेक्शन होगा। ये मत समझो कि वहाँ आने से बच्चों को सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ चीज़ें आपको लिमिटेड मिलेंगी, कम मेहनत करना है, सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा। ऐसा होता है ना बना बनी बनाई खीर मिलना एकदम, और बस खा लो चुपचाप। यहाँ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये समझ लो बस, बाकी अंतर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो बच्चे इच्छुक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपको टेस्ट की संख्या इसमें बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो सर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। और मेरी क्लासेस अभी तक उस पर स्टार्ट नहीं हुई है, तो मेरी क्लास भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रही आपकी बैच की बात। चलो अब आ जाते हैं अपनी क्लास पे। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लो, क्या है? जय। बहुत से बच्चों का नाम भी होता होगा जय। जय का मतलब क्या होता है? जीत जाना, किसी चीज में विजय पा लेना। जय का मतलब विजय पाना या जीत जाना। अब तुम मुझे विलोम बता दो इसके क्या होंगे। जय का विलोम बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए? पराजय। पराजय का मतलब हार जाना। जैसे अभी क्या हुआ था जल्दी में, आपका एक T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तो कुछ बच्चे क्रिकेट देखते भी होंगे। तो क्या हुआ था, कुछ टीमों ने जीत हासिल की लगातार और कुछ टीमों को हार का सामना करना पड़ा, मतलब कुछ की पराजय हुई और कुछ की विजय हुई। तो ये इस तरह से क्या हो गया, जय का अपोजिट क्या हो गया? पराजय या हार जाना। विजय अगर आए वर्ड तो इसका अपोजिट भी सेम होगा, ठीक है ना। और अगर खाली क्या आ जाए, जय आ जाए, तो पराजय या हार जाना एक ऑप्शन आप लगा सकते हो। सही है ना बच्चों? तो ये वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ो क्या लिखा है, और उसका विलोम शब्द का आंसर कर सकते हो तो करो जल्दी से। क्या लिखा है भैया? नेक्स्ट वर्ड जंगम। देखो अब पहले तो जंगम का मतलब समझो, जंगम होता क्या है। तो जंगम का जो मतलब होता है वो एक तरह से अभी मैंने बताया था ना, चंचल, मतलब चलते रहने वाला। तो जंगम का मतलब होता है चलना या चलते रहने वाला, ठीक है। जंगल का अपोजिट, जंगम का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्थावर। थोड़ा सा नया वर्ड है लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको अर्थ मतलब वो बता रही हूँ, अर्थ इनके, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। स्थावर का मतलब रुका हुआ, ठीक है ना। जैसे मान लो नदी का पानी कैसा होता है? चलने वाला होता है, मतलब जंगम होता है। और तालाब या कुएं का पानी कैसा होता है? स्थावर होता है, वहीं ठहरा हुआ रहता है, मतलब वो कहीं जा थोड़ी ना रहा है, आपको थोड़ी दिखता है। और नदी क्या होती है? लगातार बहती रहती है, चाहे वो पत्थरों के ऊपर से निकल के जा रही हो, जंगल के ऊपर से निकल के जा रही हो, या पहाड़ों से पर्वतों से निकल के आ रही हो। तो ये क्या होती है? चलती रहने वाली होती है। और वहीं तालाब का पानी क्या होता है? तभी तो कहते हैं रुका हुआ पानी है ये। और कुएं का पानी कैसा होता है? रुका हुआ होता है, वो एक जगह इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो ये होगा इनका अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड देख लो, आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो क्या लिखा है, और उसका अपोजिट बताओ भाई, जिसको भी पता है। जन्म। अब जन्म का मतलब क्या होता है? जन्म का मतलब को सभी को पता होगा, जन्मदिन मनाते होगे ना, मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ हो, जिस दिन आपने इस धरती पर पहला कदम रखा हो या इस संसार को पहली बार देखा हो। वो पल किसी को भी याद नहीं रहता, अपने मम्मी पापा से पूछना, जिस दिन आप आए हो इस दुनिया में, तो वो क्या होता है? जन्म होता है। अब जो जन्म लिया है वो क्या होगा? उसको जाना भी है एक ना एक दिन। जैसे होता है ना, आपकी एक एज के बाद आपने देखा होगा मृत्यु हो जाती है लोगों की, या वो लोग इस संसार से चले जाते हैं। मतलब जन्म का होता है पहले दिन, जिस दिन हमने पहले दिन संसार
संसार को देखा हो। और मृत्यु का मतलब होता है वो आखिरी दिन जिस दिन है ना हमने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, मतलब वो हमने इस दुनिया को आखिरी बार देखा हो, तो वो क्या होता है, मृत्यु का दिन होता है। सही है ना बच्चों। ऐसा भी नहीं है कि एक एज के बाद ही हो, आपने देखा होगा रोड में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों की भी मृत्यु हो जाती है जो बिल्कुल जवान होते हैं, जिनकी मरने की अवस्था नहीं होती है। तो जन्म का मतलब होता है जिस दिन हम धरती पर आए हों, और मृत्यु का मतलब जिस दिन हम इस दुनिया से चले गए हो। तो जन्म के अलावा अगर आपको मृत्यु या निधन दे दिया जाए तो भी आप इसका अपोजिट क्या है, लगा दोगे। सही है ना। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वर्ड देख लो बच्चों क्या लिखा हुआ है, और मुझे अपोजिट बताओ इसका क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड बच्चों है ताप। अब ताप का मतलब तो सबको पता है ना, गर्मी। ताप का मतलब होता है गर्मी या कोई गर्माहट महसूस होना। तो ताप का जो मतलब होता है गर्म या गर्मी। अब ताप का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, गर्म का क्या होता है अपोजिट, ठंडा, और ठंडे को बोलते हैं शीत। मतलब ताप का जो सबसे मतलब सबसे सही बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए वो होता है शीत। अगर शीत ना दिया हो आपके ऑप्शन में, ठंडा दिया हो, तो आप ठंडे को भी सही करोगे। सही है ना, दोनों ही होते हैं अपोजिट। लेकिन अगर मान लो शीत नहीं दिया है ऑप्शन में, ठंडा दिया है, तो ठंडा सही होगा, और जहाँ शीत दिया है वहाँ शीत पे टिक लगाओगे। शीत का मतलब होता है ठंडा या बर्फ वाला स्थान। सही है ना। तो ये भी आपका हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, बताओ अपोजिट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है दयालु। ओहो हो, दयालु का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो आपके घर के आसपास या आप कहीं मैदान में खेलने गए, तो वो वहाँ एक चिड़िया, मान लो उसको चोट लग गई है, आप अपने घर ले आए, आपको एकदम से उसको देख के लगा यार बताओ चोटिल है ये, मुझे इसको क्या करना है, घर ले जाना है, मैं इसको पट्टी उट्टी करके इसको ठीक कर दूंगा। तो आप कैसे हो, आप बहुत दयालु हो। आपने उसको क्या है अपने घर लाए, उसका थोड़ा इलाज किया, और फिर उसको ठीक करके क्या किया, आसमान में छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, आपके अंदर का दयालु भाव था ना। अब भाई कोई और बच्चा होता, शैतान बच्चा होता, तो क्या करता, अरे मर रही है मर रहे, तो और वो उसको पंख उंख हटा के देखता, अरे उसको हिलाता डुलाता, तो वो क्या करता उसको और मतलब मरणासन स्थिति में कर देता, मतलब बिल्कुल मारने की स्थिति में कर देता कि अगर ये मरी हुई है तो और मार दो। तो वो क्या हो जाता है, वो निर्दयी हो जाता है, उसके अंदर किसी के लिए दया नहीं है। तो दयालु का अपोजिट होता है बच्चों निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो। और जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, तो ये कैसे होते हैं लोग, दयालु होते हैं। सही है। तो निर्दयी। और एक और होता है क्रूर, ऐसे लोगों को क्रूर भी बोलते हैं, मतलब जिनके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो, उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो चोटिल है या किसी भी तरह से दुख में है, वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है। मान लो आपको चोट लग गई है पैर में, आपने अपने किसी क्लासमेट से कहा भाई मेरा बैग ले चल तू, मुझे नहीं चल मिला, तो वो आपसे ठीक मना कर दे, तो उसके अंदर बिल्कुल दया नहीं है। भाई एक बच्चा कहे लाओ भाई मुझे दे दे बैग, तेरे पैर में चोट लग गई, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, तो वो कैसा है, वो दयालु है। आपके लिए भी उसके अंदर से अच्छी फीलिंग आएंगी, आप कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा है, मेरी हेल्प कर रहा है बिना किसी लालच के। तो ये होता है दयालु भाव। और इसका अपोजिट होता है निर्दयी या क्रूर। सही है ना बच्चों। नेक्स्ट वर्ड देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, बताओ मुझे इसका क्या होगा अपोजिट। देव। देव माने क्या होता है, देव मतलब ईश्वर या देवता लोग होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, मतलब जो भगवान होते हैं, सॉरी पूजा नहीं करते। देव जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान होते हैं। देव का मतलब होता है भगवान, देवता। देव को देवता भी बोलते हैं। ठीक है, देव की जगह अगर देवता भी आ जाए तो आप देव ही समझना। और इसका अपोजिट हो जाता है राक्षस। राक्षस, रावण का नाम सुना है कंस का नाम सुना है, तो ये कौन थे, राक्षस थे। इनके बिल्कुल अच्छे भी गुण नहीं थे। इनके अंदर क्या करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे, और अपना धन जोड़ लेते थे, मतलब पैसा इकट्ठा कर लेते थे उनको मार के लूट के। और जो बेचारे लोग यज्ञ करते थे ना, पंडित लोग वगैरह या यज्ञ करते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनको भी उनके यज्ञ में पानी डालाते थे। मतलब इनके जो
अच्छे गुण नहीं थे इनके अंदर। भाई भगवान क्या करते हैं, वो लोग उनकी रक्षा करते हैं। जैसे भगवान राम थे, उन्होंने क्या किया था, ताड़का को मारा था। तो ये लोग इन राक्षसों का वध करते थे ताकि समाज में अच्छाई बनी रहे, अच्छे लोग बने रहे, सही है ना। तो भगवान राम हैं, कृष्ण है, ये लोग देवता हैं, सही है ना। ये लोग हमेशा राक्षसों का अंत करते थे या उन्हें सही रास्ते पर लाते थे, उन्हें मारते नहीं थे। अगर वो सही रास्ते पे आ रहे हैं तो सही है, वरना उन्हें मार देते थे, जो लास्ट ऑप्शन होता था उनका। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड पढ़ लो। नेक्स्ट वर्ड है तीव्र। तीव्र का मतलब होता है तेज। अब अपोजिट क्या हो जाएगा तीव्र का, मंद। देखो तीव्र का ठीक हो जाएगा मंद, मंद का मतलब होता है धीमा होना। जैसे कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी, मुझे लग रहा है एक आधी बच्चा होगा जिसने नहीं सुनी होगी। कछुआ कहता था, कछुए की चाल थी बहुत तीव्र, मतलब बहुत तेज चलता था। और कछुए की चाल कैसी थी, मंद, मतलब बहुत धीमे चलता था वो। तो क्या हो गया, तीव्र का अपोजिट मंद या धीमा हो जाता है, या तेज वर्ड आ जाए तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मंद या धीमा। सही है ना बच्चों, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका धूप। अब धूप तो बहुत ईजी है ना, धूप तो इस टाइम ले भी रहे होगे अच्छी खासी, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ गई है यहाँ हमारे इलाके में, तो हम लोग धूप में बैठ जाते हैं मॉर्निंग में। तो धूप का अपोजिट क्या होता है, आप गर्मियों में क्या ढूंढते हो, गर्मियों में क्या ढूंढते हो, थोड़ी सी छाया मिल जाए तो धूप का अपोजिट होता है, थोड़ा फ्लो में बन गया, छाया या छाव, सही है ना। तो ये इसके अपोजिट होता है। अब इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना, जब गर्मी होती है तो हम क्या ढूंढते हैं, पेड़ ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ छाव आ रही हो, तो वहीं बैठ जाते हैं। गर्मियों की धूप भैया कौन चाहता है कि नंगे पैर तक नहीं चलना चाहते हो आप जमीनों पर, क्योंकि जमीन कैसी हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, सही है ना। तो धूप का अपोजिट होता है छाया या छाव। चलो बच्चों नेक्स्ट वर्ड आ गया होगा स्क्रीन पे, और उसको पढ़ो और उसका आंसर दो मुझे, अपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है धनी। धनी मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत अमीर हो। धनी का मतलब हो सकता है अमीर भी, या जिसके पास धन हो, या जिसके पास बहुत धन हो। धन तो भैया सबके पास होता है, थोड़ा होता है या कम होता है। जिसके पास बहुत धन हो वो हो गया धनी, और जिसके पास कम धन हो वो निर्धन हो जाता है। या जिसके पास कतई ना हो ना वो भी निर्धन होगा, कम होगा वो भी निर्धन होगा, या गरीब होगा, सही है। तो धनी का अपोजिट क्या हो जाता है, निर्धन या गरीब, सही है ना। नेक्स्ट वर्ड देखो आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो और अपोजिट बताओ मुझे। मिल गया, क्या लिखा हुआ है बच्चों, न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है कम, कम या छोटा। न्यून का अपोजिट क्या होना चाहिए फिर, अधिक, बड़ा हुआ या बड़ा, सही है ना। तो न्यून, अब आप पढ़ोगे भी अपनी 6th क्लास में न्यून कोड, जो 60 अंश से कम होते हैं मतलब कम होना, तो क्या हो गया न्यून हो गया। और जो अधिक होते हैं 90 से, वो क्या होते हैं, अधिक कोड हो जाते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं जो, सही है ना। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो आ गया होगा स्क्रीन पे, और पढ़ के उसका अपोजिट मुझे बताओ, सही है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका नूतन। नूतन का मतलब होता है नया, सही है ना। नए कपड़े खरीदते हो ना सब लोग, कहीं कोई शादी होती है या कहीं होली दिवाली कहीं जा रहे होते तो क्या होते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मतलब कोई नई चीज लेना या नया। तो नूतन का मतलब होता है नया। वहीं इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो पुराना होगा और पुरातन। पुरातन का मतलब भी क्या होता है बच्चों, पुराना, ठीक है ना। मान लो शादी के घर में और नए कपड़े नहीं दिलाए मम्मी पापा ने, तो क्या करोगे, पुराने से ही काम चलाओगे, तो क्या हो गया, पुरातन हो गया, सही है ना। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट वर्ड देखो आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो और मुझे बताओ इसका अपोजिट
क्या होना चाहिए? निराकार। निराकार क्या होता है भाई? जिसका कोई आकार ही ना हो। पानी, पानी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी का रूप ले लेगा। मटके में भर दिया, मटके के रूप की तरह हो जाएगा। बाल्टी में भर दिया, बाल्टी में आ जाएगा। गिलास में भर दोगे, गिलास में आ जाएगा। मतलब निराकार का जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई भी आकार ना हो। अच्छा, तो अपोजिट क्या होना चाहिए मैम? फिर अपोजिट हो जाएगा बच्चों साकार। साकार मतलब जिसका आकार हो, जैसे मेज है, कुर्सी है, इनका आकार है। इनको क्या बाल्टी में डाल दोगे तो भाई बाल्टी में आ जाएंगी? ये बाल्टी का रूप ले लेंगी एकदम पिघल के? नहीं ले पाएंगी ना। तो जिसका कोई आकार हो उसको बोलते हैं साकार, जिसका अपना कोई आकार हो। आकार हो, वो किसी और का रूप ना ले पाए, वो होता है साकार। सही है ना? तो ये होता है इसका मीनिंग। और निराकार का मतलब होता है जिसका आकार ना हो, और साकार का मतलब होता है जिसका अपना एक आकार हो। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लो और मुझे उसका मीनिंग बताओ, वो मीनिंग की अपोजिट बताओ। नस्वर। नस्वर क्या होता है मैम? पढ़ा तो है, लेकिन मीनिंग क्या होता है नस्वर का? मतलब जिसका नाश हो जाए, जिसको खत्म किया जा सके। जैसे आप मान के चलो कोई भी चीज ऐसी नाश हो सके, पृथ्वी पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है मुझे लगता है जिसे ना मारा जा सके या जिसे खत्म ना किया जा सके। ठीक है, प्राकृतिक चीजें तो देखो प्राकृतिक होती है, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ना हमने इन्हें बनाया है और ना हम इन्हें मार सकते हैं, ना इन्हें हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हम इनको कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनका यूज कर करके तो कम तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मार नहीं सकते हो, पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हो। सही है? अब जैसे कुर्सी आपने बनाई है, तोड़ के जला दो उसको, उसका पूरा नाश कर दोगे, उसको पूरा खत्म कर दोगे। तो नश्वर वो चीज होती है जिसका नाश किया जा सके, मतलब नाश होने वाला। और जिसका नाश ना किया जा सके वो होती है शाश्वत। शाश्वत कौन है? सिर्फ ईश्वर। और ईश्वर ने जो चीजें जैसे हमें दी है प्राकृतिक, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ों को भी तुम लोग काट देते हो। और क्या पेड़ हमारे हाथ से बढ़ते हैं? नहीं ना। तो फिर भी हम उन्हें क्या कर देते हैं? मार देते हैं, या उन्हें खत्म कर देते हैं, उन्हें जला देते हैं, उनकी लकड़ियों को, या उससे कोई यूज में ले लेते हैं। तो शाश्वत केवल कौन है? ईश्वर है, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। कि किसी ने आज तक भगवान को मारा है? मुझे बता दो। नहीं मारा है ना। तो जिसका नाश नहीं किया जा सके, जिसको खत्म नहीं किया जा सके, वो होता है शाश्वत। सही है ना बच्चों? तो ये भी अच्छे समझ में आ गया। अगर आप पहले आज से पहले याद नहीं रख पाते थे ना, तो अब याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? निद्रा। निद्रा का मतलब सोना आराम से। रात को सोते हो ना, तो निद्रा का मतलब होता है सो जाना। और इसका अपोजिट तो सबको पता ही होगा। फिर अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो जागृत होगा, जिसका मतलब होता है जागना। अब सुबह को उठ गए तो क्या हो गए? जाग गए भाई, निद्रा से उठ गए ना। तो ये हो जाएगा निद्रा का अपोजिट। ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना है। नेक्स्ट वर्ड देखो, आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो और अपोजिट बता दो। निरर्थक। अब निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही ना हो, पता ही नहीं है क्या है ये। कुछ चीजें होती है ना जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। सही है? जिसका कोई अर्थ ना हो। सही है? जिसका अर्थ ही ना हो, मतलब जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है क्या है ये, तो वो होती है निरर्थक चीजें। ये जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ ना हो, सही है, वो हमारे लिए निरर्थक कहलाती हैं। और जिनका अर्थ होता है भाई, वो होती है सार्थक। जिसका स्वयं का एक अर्थ हो, जिनका अपना कोई अर्थ हो, वो होती है सार्थक। सही है ना? तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों,
नेक्स्ट वर्ड आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो और बताओ। निंदा। अब निंदा का मतलब होता है भैया बुराई करना। निंदा कर रहे हो तो किसी की क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया होगा निंदा का मतलब, जैसे क्योंकि कोई आपका दोस्त है और वो आपस में आपकी बुराई कर रहा है तो वो आपकी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। तो निंदा का अपोजिट होता है बच्चों स्तुति या बढ़ाई करना। और आपका एक दोस्त जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कहता है नहीं मेरा दोस्त सबसे अच्छा है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, तुम उसकी कोई बुराई या कोई उसकी निंदा मत करो। तो क्या हो जाती है, वो आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है। जैसे भगवान की स्तुति करते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम उनकी बड़ाई तो कर रहे होते हैं एक तरह से कि भगवान बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं, हमारा हर काम कर सकते हैं। तो वो कौन है, वो अच्छे हैं हमारे लिए, हम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। सही है ना। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड देख लो। अच्छा नेक्स्ट वर्ड आ गया स्क्रीन में, बताओ मुझे क्या होगा इसका। निरक्षर। अच्छा निरक्षर क्या होता है मैम। निरक्षर वो होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। निरक्षर बन के बना निर प्लस अक्षर, मतलब जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। जैसे कोई बच्चा होता है ना 3 साल का जिसका एडमिशन स्कूल में ना हुआ हो, उससे कहो तुम छोटा, तो वो तो बताएगा भी नहीं छोटा या होता क्या है, कैसे बताएगा भाई, क्योंकि उसने पढ़ाई ही नहीं की है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो निरक्षर का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा ना हो। या अगर बड़ा भी होता है ना, ये नहीं 3-4 साल का, अगर वो बड़े भी हैं, आपसे मान लो आपके मम्मी पापा ही हैं, अगर वो किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए तो आप उनसे कहोगे मम्मी एक किताब पढ़ दो, पापा एक किताब पढ़ दो, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो लोग क्या है, वो लोग निरक्षर है, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, उनके साथ कुछ मजबूरियाँ या कुछ दिक्कतें ऐसी रही हैं जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाए। तो अब निरक्षर का मतलब होता है साक्षर। अब जब आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, जो मैं लिख रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोग साक्षर हो, आप पढ़ सकते हो। आप पेपर पढ़ रहे हो या किताब पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको ज्ञान तो है थोड़ा, तो आप साक्षर कहलाओगे, मतलब आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होना, ये होता है साक्षर। सही है ना। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट वर्ड, अब बताओ इसका अपोजिट क्या होगा, इसका तो बता दो सही से, और सरल भी है। प्रेम। प्रेम। प्रेम का मतलब होता है किसी से प्रेम करना या किसी चीज को बहुत लगाव होना। सही है ना, किसी से बहुत जुड़ाव हो जाना। जैसे अपने दोस्तों से बहुत लगाव हो जाता है, बहुत प्रेम हो जाता है हमें। अगर मान लो हमारा स्कूल अर्थ तक है तो हम अर्थ तक साथ पढ़े, अब वो कहीं चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है उनके लिए कि अरे हमारा दोस्त पता नहीं कहाँ गया होगा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, प्रेम होता है मतलब किसी से लगाव या जुड़ाव, किसी से लगाव हो जाना बहुत ज्यादा या जुड़ाव हो जाना। और वहीं इसका अपोजिट हो जाता है कि घृणा हो जाए, नफरत हो जाए। एक दोस्त तुम्हारा ऐसा है तुम्हारी बुराई करता है, तुम उससे क्या हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, या तुम उससे घृणा करोगे, वो कहीं भी जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा उससे। तो घृणा या नफरत करना, तुम उससे क्या करोगे, नफरत करने लगोगे अपने आप ही, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, आपके लिए अच्छे विचार उसके मन में नहीं है। तो आप उससे कैसी क्या भावना रखोगे, घृणा की या नफरत की। तो ये हो गए बच्चों आज के आपके कुछ वर्ड्स थे, विलोम शब्द, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। और एक पार्ट और लेके आऊंगी, फिर विलोम शब्द का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। सही है ना। तो आपके जो विलोम शब्द हैं वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, आज नहीं पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वो एक बार जाके पिछले वर्ड्स देख लें, जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ वर्ड रिपीटेड होते हैं बच्चों, तो आपकी उन पे एक अच्छी पकड़ बन जाती है, 3-4 बार पढ़ लेते हो। तो जिसने नहीं पढ़े हैं पिछले जाके पढ़ लो एक बार। सही है ना। और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, एक बार रिवीजन कर लो, पढ़ लिया है तो। सही है ना बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।